हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अचीवर्स एकेडमी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको करवाने जा रही हूँ ज्योग्राफी सब्जेक्ट। और ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे नदियों के द्वारा निर्मित सतलाकृतियाँ। नदियों के द्वारा निर्मित सतलाकृतियाँ। अगर देखो सिंपल सी बात करें ना, तो जो रिवर्स हैं वो बहुत सारे लैंडफॉर्म बनाती है। ठीक है, रिवर्स के द्वारा अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स बनाए जाते हैं। इन सभी चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, और एक बार बता दूं भाई पहले ही, ये जो वीडियो है ये आपके टीजीटी स्टूडेंट, जो टीजीटी स्टूडेंट है, पीजीटी स्टूडेंट है और नेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, तो तीनों ही लेवल्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि एचटेट टीजीटी लेवल में हर बार इस टॉपिक से एक क्वेश्चन देखा गया है और पीजीटी और नेट का तो ये फेवरेट टॉपिक है ही। तो ध्यान से करिएगा आज की क्लास को, एक एक चीज को पूरा डिटेल से समझेंगे हम। सबसे पहले क्या होती है ये सतलाकृतियाँ, रिवर्स कैसे किस प्रकार से आपके लैंडफॉर्म बनाती है। सिंपल सी बात है भाई, जब भी कोई रिवर है, कोई नदी है, उसका जो या जहां से वो निकलना आरंभ करती है, जहां से वो रिवर निकलना आरंभ करती है, तो उसे कहते हैं उद्गम स्थान। ठीक है, उद्गम स्थान यानी ये कह सकते हो आप कि रिवर का जन्म स्थान या जहां से वो पैदा हुई, तो उसे कहा जाता है ज्योग्राफी में उद्गम स्थान। और ये रिवर बहती हुई, ठीक है, इसी तरीके से बहती हुई आगे चलकर समुद्र में मिल जाती है। यानी लास्ट स्टेज जो रिवर की होती है, यहां से ये पैदा हुई पानी, रिवर है क्या, जब बहुत सारा पानी एक प्रॉपर वे में बहना शुरू कर देता है ना, तो उसे ही हम नदी कह देते हैं। ठीक है, तो उद्गम स्थान से शुरू होकर और बिल्कुल लास्ट स्टेज में कहां पर जाकर मिल जाती है रिवर, समुद्र में मिल जाती है। किस में मिल जाती है भाई, समुद्र में मिल जाती है। तो ये एक रिवर का आप ये कह सकते हो उसकी पूरी लाइफ कह सकते हैं। जैसे हमारी लाइफ होती है ना भाई, हम पैदा हुए, हमारा बचपन, फिर हमारे युवावस्था और फिर हम बूढ़े हो गए, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। उसी तरीके से एक रिवर की भी 3 स्टेजेस होती हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, पहले ये पढ़ेंगे क्योंकि उन स्टेजेस को पढ़ने से पहले आपको इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, रिवर निकली और लास्ट में किस में मिलेगी, समुद्र में मिलेगी। अब देखो, अब ये जो प्रोसेस है, यानी जहां से रिवर ने निकलना शुरू किया और एंड में जहां पर समुद्र में मिली, उसके बीच में, उस लैंडफॉर्म के बीच में, जमीन पर पर्वतों में या घाटियों में रिवर बहुत प्रकार की सतलाकृतियां या लैंडफॉर्म का निर्माण करती है। ठीक है, सबसे पहले आप समझोगे कि किस तरीके से या ऐसी कौन से प्रोसेस है या प्रक्रियाएं हैं या ऐसे कौन से कार्य हैं जिनके द्वारा रिवर अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म बनाती है। तो गाइस, रिवर 3 प्रकार से काम करती है। 3 प्रकार से काम करती है। अपरदन, ठीक है, अपरदन, परिवहन, अपरदन परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, एंड लास्ट आता है निक्षेपण यानी डिपोजिशन या डिपॉजिट, जो भी आप कहते हो। ठीक है, तो ये 3 कार्य या ये 3 वर्क है रिवर की। अब किस तरीके से कैसे काम करती है रिवर वो समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपर्दन के बारे में। तो अपर्दन, आप सबको पता है अपर्दन क्या होता है। नदी है, पवने हैं, हवाएं हैं, समुद्री तरंगे हैं, हर एक अपर्दन करती है। अपर्दन यानी धरातल को काटना, ठीक है, अपने साथ मिट्टी को बहा ले जाना। कोई चट्टान है, कोमल है या कठोर है, उसका धीरे धीरे टूटना और पानी के साथ बह जाना। ठीक है, तो अपर्दन क्रिया में क्या करती है, रिवर के अंदर भाई पानी की मात्रा आप सबको पता है बहुत ज्यादा होती है। स्टार्टिंग पॉइंट में जहां से रिवर निकलती है, तो वहां से रिवर के अंदर जो पानी की मात्रा है, जल की मात्रा है, वो बहुत ज्यादा होती है। आप सबको पता है गौमुख से गंगा निकलती है, तो वहां पर जो गंगा की स्पीड होती है, उसको आप देख सकते हो कितनी तेज होती है। तो इतनी तेज गति से बहता हुआ जब पानी आ रहा है, तो वो क्या करेगा भाई, अपने किनारों को काटेगा। और जो तली है, ठीक है, यानी जहां से पानी बह रहा, मान लो आपका पानी यहां से बह रहा, तो ये जो तली है, इस तली को काटता हुआ चलेगा और जो कंकर पत्थर है अपने साथ ले जाएगा। ठीक है, तेज बहता हुआ पानी आपने जब भी देखा होगा, मान लो आप गांव में रह रहे हो, आपने देखा बहुत तेज बारिश आई तो आपने देखा जो कच्ची गलियां थी उनमें नालियां फट गई,
है ना। और जबकि वो पानी तो इतना तेज होता भी नहीं है। सोचो जब रिवर इतना सारा पानी अपने साथ लेके जाती है तो कितना कुछ काटती होगी। तो इस प्रकार से जब रिवर अपने साथ या बहता हुआ पानी अपने साथ चट्टानों को काटता हुआ, खुरचता हुआ, ठीक है, खुरचता हुआ, उन्हें काटता हुआ, अपनी तली को काटते हुए आगे बढ़ता है, तो उसे कहते हैं नदी का अपरदन कार्य। गॉट इट, समझ में आ गया, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा, अपनी तली को काटेगी, अपने किनारों को काटेगी, और इसके साथ साथ कोई भी जो रोक आ गई बीच में पानी के, तो उसको भी वो पानी काटता हुआ धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एकदम में ही पूरे पर्वत को उठा के ले गया, नहीं, पर उसके धीरे धीरे काटता हुआ चलेगा चीजों को। नेक्स्ट आता है परिवहन। परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। ये तो सिंपल है। देखो आप जिन चट्टानी टुकड़ों को, जिस मिट्टी को, जिस कंकर पत्थर को रिवर ने काटा है, तो जाहिर सी बात है उसको अपने साथ लेकर भी जाएगा। तो जब अपने साथ लेकर जाना, परिवहन होता क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, या तो यात्री का या माल का। उसी तरीके से जब पानी अपने साथ उन्हें बहा ले जाता है तो उसे कहते हैं नदी का परिवहन कार्य। और निक्षेपण, डिपॉजिट क्या होती है भाई, अब रिवर अपने साथ इतना कुछ बहा कर ला रहा है पानी अपने साथ, वो पानी जो लाया है, कंकर पत्थर, मिट्टी, गाद, कीचड़, इन सब चीजों को कहीं ना कहीं छोड़ेगा भी, है ना, ऐसा तो नहीं है। तो जब रिवर लास्ट स्टेज पर आती है ना, समुद्र में मिलने के टाइम पर, तो रिवर में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि उसका पानी बट जाता है जगह जगह, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो लास्ट स्टेज में रिवर में पानी की मात्रा कम होती है और गाद, कीचड़, कंकर, पत्थर, इन सब चीजों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्या करता है, तो पानी भाई उनको, जब उसमें बेचारे में इतनी ताकत है ही नहीं कि उनको अपने साथ और घसीट कर आगे ले जाए, तो डिपॉजिट करने लग जाता है, उन गाद, कंकर, पत्थर को छोड़ने लग जाता है तली के साथ, तो उसे कहते हैं निक्षेपण। तो उन पदार्थों को निक्षेपित करने लग जाता है, डिपॉजिट कर देता है। और ये जो डिपोजिशन वाली जो स्टेज है हमें डेल्टा आकृति में देखने को मिलती है, यानी डेल्टा लैंडफॉर्म में देखने को मिलती है। तो ये थे भाई रिवर के 3 इंपॉर्टेंट काम, अपरदन, परिवहन, निक्षेपण। आई होप आपको तीनों काम अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा था। अपरदन का सीधा है, नदी काटेगी, पानी काटेगा, उसके रास्ते में भाई जो भी आएगा उसे उड़ाना नहीं, काट के किनारों को, तली को, मिट्टी को, सब कुछ काट देगा। परिवहन में क्या होगा, उसे अपने साथ बहा कर ले जाएगा। निक्षेपण में क्या होगा, जब वो बेचारी बिल्कुल उसमें पानी की मात्रा नहीं होती तो उन सबको डिपॉजिट करने लग जाता है, यानी जमीन पर बिछाने लग जाता है। तो ये थे नदी द्वारा किए गए 3 कार्य, जो कि इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों, अभी आप आगे पढ़ोगे कि नदियों द्वारा कौन सी सतलाकृति किस कार्य के द्वारा बनती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई हम पढ़ेंगे नदी के 1 मिनट नदी के अपरदन के द्वारा बनी सतलाकृतियां। अपरदन तो अब आप समझते हो ना, यानी इरोजनल वर्क पढ़ेंगे हम, यानी ऐसे कौन कौन से लैंडफॉर्म है जो रिवर अपने अपरदन कार्य के दौरान बनाती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कौन से लैंडफॉर्म है। तो सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहला आता है वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी, ठीक है, वी आकार की घाटी, यानी स्टार्टिंग में जब रिवर पर्वतों से निकलती है तो वो अपनी तली को काटती है। किसको, अपनी तली को काटती है, यानी अपनी डेप्थ में से काटती है। जैसे मान लो ये रिवर यहाँ से बहकर आ रही है भाई, ये रिवर यहाँ से बहकर आ रही है इस तरीके से, ठीक है, ये रिवर आ गई। अब इस रिवर ने अपनी तली को काटने लगती है और अपनी तली को काटते हुए एक वी शेप की आकृति का निर्माण करती है, और इसे ही कहते हैं वी आकार की घाटी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, वी आकार की घाटी। इस वी आकार में भी एक चीज होती है, इस वी आकार में हॉरिजेंटल जो कटाव है, यानी जो रिवर अपनी तली को काटेगी ना, वो लंबाई में काटती है भाई, इस चीज को याद रखना। एग्जामिनर पूछता है पीजीटी लेवल में कि कौन सी सतलाकृति या लैंडफॉर्म में रिवर अपना जो क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल जो कटाव है वो कम करती है और वर्टिकल कटाव ज्यादा करती है, यानी लंबवत कटाव ज्यादा करती है, तो वो है आपकी वी आकार की घाटी। तो इसमें आपका वर्टिकल कटाव ज्यादा होता है। गॉट इट। तो ये थी हमारा पहला लैंडफॉर्म। नेक्स्ट आता है नंबर 2 पर। तो वी आकार की घाटी के बाद नेक्स्ट आता है भाई गोर्ज। गोर्ज और कुछ भी नहीं है, रिवर अपनी इस वी आकार की घाटी को और भी ज्यादा गहरा काटती चली जाती है, और भी ज्यादा गहरा काटती चली जाती है, और इसे कहते हैं गोर्ज।
इसे क्या कहेंगे, गोर्ज। ठीक है, यानी ये रिवर तो बह ही रही है ना, पहले रिवर ने वी आकार की घाटी बनाई, फिर पानी तो आ ही रहा है और वो तली में घुसता जा रहा है और उसमें कुछ कंकर पत्थर भी है जो तली को नीचे के नीचे काटते जा रहे हैं, लंबवत उसमें कटाव हो रहा है। ठीक है, तो ये जो गहराई है ना बढ़ती चली जाती है, और जब ये गहराई इस तरीके की हो जाएगी तब उसे कहेंगे गोर्ज। इंग्लिश में भी गोर्ज ही कहते हैं। ठीक है, थर्ड आती है भाई, थर्ड इज गोर्ज के बाद कैनियन। कैनियन ये सारी सतला करती होगी। देखो टीजीटी लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हो बच्चे, तो आपको अगर आप इनके केवल नाम पढ़ लोगे ना तो आपके लिए इनफ है। टीजीटी लेवल के लिए बात कर रही हूँ, केवल नाम पढ़ लोगे इनफ है, बट अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो फिर आपको पता होना चाहिए कि कैनियन होता कैसा है। ठीक है, ये जो मैं लैंडफॉर्म बना के दिखा रही हूँ वो इसी वजह से दिखा रही हूँ ताकि आपके माइंड में चीजें छप जाए कि भाई हाँ इस तरीके से रिवर काटती है और इस तरीके से वी आकार की घाटी बनाई, फिर गोर्ज बनाया। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। तो भाई नेक्स्ट आता है कैनियन। अब कैनियन में क्या होता है, देखो उसने रिवर ने वी आकार की घाटी बनाई, उसमें कटाव लगातार हो रहा था तो गोर्ज बन गया, ज्यादा गहरा हो गया तो हमने उसका नाम गोर्ज रख दिया। और फिर जब ये गोर्ज भी आपका और भी ज्यादा गहरा हो जाता है ना, और भी ज्यादा गहरा हो जाता है तो कुछ इस तरीके की आकृति बन जाती है, कुछ इस तरीके की आकृति बनती है और इसे कहते हैं कैनियन। इसे क्या कहते हैं, कैनियन। ये बहुत ज्यादा आपके नैरो होते हैं यानी पतले होते हैं। संकरे वर्ड यूज होता है ज्योग्राफी में इसके लिए, बहुत ज्यादा भाई संकरे होते हैं, पतले होते हैं। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इसमें लंबवत कटाव होता है, तो इसी वजह से ये होते हैं गोर्ज, कैनियन। और कैनियन की बात करें ना तो सबसे जो बड़ा कैनियन है देखा गया है वो यूएसए में देखा गया है। यूएसए में एक रिवर है कोलोरेडो रिवर, कोलोरेडो नदी। कोलोरेडो जो नदी है, इस कोलोरेडो नदी पर एक कैनियन है जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन। ये कैनियन है ना, आप सोच नहीं सकते इतना विशाल है भाई, कम से कम 483 किलोमीटर तो ये लंबा है। यानी यहां से इसकी जो लंबाई की बात करें ना वो 483 किलोमीटर है। उसके बाद अगर इसकी गहराई की बात करें, यानी इस वाले पॉइंट की गहराई की बात करें तो लगभग 2088 मीटर, लगभग आपका 2088 मीटर ये गहरा है, यानी डेप्थ इसकी इतनी ज्यादा है 2088 मीटर। और चौड़ाई की बात करें तो कहीं पर 6 और मैक्सिमम 16 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो आप खुद देख सकते हो कितना ग्रैंड है ये। कोलोरेडो नदी पर है यूएसए के अंदर। ठीक है, दुनिया का सबसे ग्रैंड कैनियन इसे कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा माना जाता है ये कैनियन। तो सोच सकते हो कि रिवर अपर्दन के द्वारा कितने बड़े बड़े लैंडफॉर्म का निर्माण कर सकती है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर एक जैसे थे, तो तीनों का याद रख लेना। वी आकार की घाटी, और वी आकार की घाटी जब और ज्यादा गहरी और चौड़ी हो जाएगी तो उसे गोर्ज कहेंगे, और गोर्ज जब आपके और भी ज्यादा चौड़े और गहरे हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, तब उसे कैनियन कहेंगे। ठीक है, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी जब इंडिया में आती है ना, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंट्री करती है, तब वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा गोर्ज बनाए जाते हैं। गोर्ज को हिंदी में महाखंड भी कहते हैं, इसको भी याद रखना, महाखंड। गोर्ज का दूसरा नाम महाखंड, तो इसको भी आप याद रखोगे। तो ये 3 वर्क आपके कंप्लीट हो गए हैं और तीनों मैं आशा करती हूँ आपको समझ में भी आ गए होंगे। आगे बढ़े। हाँ जी, अपर्दन के द्वारा नेक्स्ट क्या बनाए जाते हैं, नंबर 4, ब्लैक ही लेते हैं। नंबर 4 इज पोर्ट होल्स। पोर्ट होल्स यानी जलज गर्तिका, जलज गर्तिका। अब इसमें क्या होता है, अब रिवर है भाई, वो अपने साथ बहुत सारे कंकर पत्थर लेके आ रही है। अब वो जो कंकर पत्थर ला रही है वो कंकर पत्थर भी अपर्दन करते हैं। कैसे करेंगे कि भाई देखो पानी है, अगर पानी साफ है फिर भी कम अपर्दन होगा। अगर पानी के अंदर कंकर पत्थर है और आप अचानक उसमें ऐसे पानी में गिर जाओ तो वो कंकर पत्थर आपके ऊपर भी तो अटैक करेंगे ना। उसी तरीके से वो कंकर पत्थर आसपास की मिट्टी या नदी की तली पे भी अटैक करते हैं। किस तरीके से, मान लो ये रिवर बहकर आ रही है आपकी और इसमें बहुत सारे कंकर पत्थर है, पानी के साथ बहुत सारे कंकर पत्थर बहकर आ रहे हैं। अब ये कंकर पत्थर पानी में गोल गोल घूमने लग जाते हैं। गोल गोल यानी आप ये कह सकते हो राउंड सर्कल में घूमने लग जाते हैं। भंवर कह सकते हो आप, आपने देखा होगा ना बवंडर टाइप तूफान, तो उस तरीके से ये कंकर पत्थर घूमने लग जाते हैं और नदी की तली में इस तरीके से घूमते हुए ये कंकर पत्थर एक होल का निर्माण कर देते हैं, एक गड्ढे का निर्माण कर देते हैं, जिसे कहते हैं पोर्ट होल्स। ठीक है, क्या कहेंगे, पोर्ट
होल्स, जलज गर्तिका। ये इसमें पूरा वर्क किसका होता है? कंकर पत्थरों का होता है। ये कंकर पत्थर नदी के पानी में गोल गोल घूमकर नदी की तली में एक होल का निर्माण कर देते हैं, जिसे कहते हैं पोर्ट होल्स यानी जलज गर्तिका। गॉट इट? क्लियर है? नेक्स्ट आती है गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 5, वाटरफॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है वाटरफॉल, जिसे हिंदी में कहते हैं जल प्रपात। जल प्रपात, वाटरफॉल। जलज गर्तिका आपका हो चुका है, तो मैं अब इसको रेज कर रही हूं। यहां पर ध्यान से देखो, वाटरफॉल आप सबने वाटरफॉल देखे हुए हैं, और नहीं देखा तो भाई बाहुबली मूवी सबने देखी हुई है। बाहुबली मूवी में के फर्स्ट पार्ट में ही जिस वो कौन सा पर्वत कहता था उसको, आई डोंट नो, ध्यान नहीं है, तो भाई जिस पर वो चढ़ने की कोशिश करता था ना, वो आपका वाटरफॉल ही है। ठीक है, जिस पर वो एक्टर चढ़ने की कोशिश करता था वो वाटरफॉल ही है। तो इस तरीके के ही आपके वाटरफॉल होते हैं, आप सबने मूवी में देखे हुए हैं। वाटरफॉल यानी जलप्रपात, ये दो तरीके से बनते हैं। सिंपली वे में अगर हम बात करें, देखो भाई रिवर जो होती है ना, मान लो आपकी ये क्या है, ये आपकी चट्टानी है, ये आपकी भाई ये वाली जो है कठोर चट्टान है, ये आपकी सॉफ्ट है। सॉफ्ट यानी कोमल चट्टान जो इजीली से पानी में घुल जाएगी या टूट जाएगी। ये फिर से एक लेयर कठोर चट्टान की है, यानी ये वाली कठोर है, सॉलिड है, और ये वाली आपकी सॉफ्ट है, ये फिर सॉलिड है, उसके बाद ये फिर सॉफ्ट है। तो इस तरीके से जब रिवर हॉरिजेंटल वे में होती है, यानी क्षैतिज अवस्था में होती है, हॉरिजेंटल स्टेज पर होती है, और मान लो इसके ऊपर से रिवर बह रही है, तो ये रिवर क्या करेगी, ये रिवर इस सॉफ्ट वाली चट्टान को धीरे धीरे इस रिवर का पानी काटेगा। ठीक है, इस रिवर का पानी काटता चला जाएगा, और धीरे धीरे ये बिल्कुल ऊपर वाली चट्टान खत्म हो जाती है, और अचानक से फिर आ जाती है सॉलिड चट्टान, जिसका अपर्दन इतनी जल्दी नहीं हो पाता। तो यहां से पानी अचानक से नीचे गिरने लग जाता है। ठीक है, पानी नीचे गिरने लग जाता है, और नीचे गिरकर और फिर बहने लग जाता है। तो इस तरीके से अचानक से पानी का ऊंचाई से नीचे गिरना, यही कहलाता है आपका वाटरफॉल। और जहां पर ये पानी एकदम से नीचे गिरता है, इसे कहते हैं गाइस अवनमन कुंड। क्या कहते हैं इसे? अवनमन कुंड। इसको भी ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में आ चुका है, अवनमन कुंड। तो इसको भी आप याद रखोगे। तो जिस एकदम पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो नीचे जहां पर एकदम से पानी गिरता है, आपने देखा अचानक से, तो वहां पर एक कुंड की टाइप का नीचे बन जाता है, बिल्कुल वाटरफॉल के स्ट्रेट बिल्कुल नीचे, तो उसे कहते हैं अवनमन कुंड। और उसके आगे पानी फिर से प्लेन और सीधा और मंद गति में बहने लग जाता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपने देखा, जिसमें आपकी जो चट्टानें हैं वो क्षैतिज अवस्था में होंगे, यानी हॉरिजेंटल स्टेज पर होगी। अब दूसरी ओर हम बात करें, जब आपकी चट्टानें वर्टिकल वेव में हो, वर्टिकल यानी भाई लंबवत अवस्था में हो। ठीक है, तो मान लो ये आपकी सॉलिड है, और ये आपकी भाई कोमल है, ये फिर से कोमल है। अब इनके ऊपर से ये धरातल है, और इसके ऊपर से एक रिवर है जो बहती आ रही है। तो ये रिवर का पानी क्या करेगा, आता आता यहाँ पर ये जो कोमल वाली चट्टान को धीरे धीरे काटता चला जाएगा, और इस चट्टान को बिल्कुल खत्म करता चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल खत्म कर देगा इस चट्टान को, और फिर आ जाएगी सॉलिड वाली। अब सॉलिड वाली यानी एक आगन्य टाइप की चट्टान, ठीक है, जो कि बहुत सॉलिड होती है। ठीक है, जिसको अचानक काट नहीं पाता पानी, तो फिर इसके ऊपर से अचानक से पानी नीचे की ओर गिरेगा। तो दो प्रकार से वाटरफॉल बनते हैं, एक तो जब आपकी जो रॉक्स हैं वो वर्टिकल फॉर्म में हो, और एक बार आपकी जो रॉक्स हैं हॉरिजेंटल फॉर्म में हो, क्षैतिज अवस्था में या ऊर्ध्वाधर अवस्था में हो। तो इस तरीके से दो तरीके से आपके वाटरफॉल और अवनमन कुंड का निर्माण होता है। तो ये दोनों चीजों आप याद रखना। भाई टीजीटी में कैसे क्वेश्चन आएगा, सीधा पूछ लेगा एग्जामिनर कि जो अवनमन कुंड है वो किस प्रकार से बनी सतला करती है, या किसके द्वारा बनाई गई है, नदी के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा, पवन के द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए वाटरफॉल किसके द्वारा बनाए गए हैं, जलज गर्तिका किसके द्वारा बनी हुई सतला करतियां हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गए हमारे वाटरफॉल तक। आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक समझ तो आ ही गया होगा भाई, और इससे भी ज्यादा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ना, ठीक है, इससे भी ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन कीजिए। अचीवर्स एकेडमी ऐप पर आपका पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का फुल डिटेल और फुल सिलेबस अवेलेबल है, कोर्स अवेलेबल है, पेड कोर्स। तो जहां से आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो। नेट के स्टूडेंट अपनी नेट की अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो अचीवर्स एकेडमी ऐप पर ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है, तो वहां से आप सब कुछ फुल डिटेल पढ़ सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट आती है गाइस
शिप्रिकाएं यानी अपर्दन कार्य में नेक्स्ट हमारी जो सतलाकृतियां आती है 4, 5, 6, मार्कर लाइट हो गया, नंबर 6 पर आती हैं शिप्रिकाएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं रैपिड्स। ठीक है, शिप्रिकाएं यानी रैपिड्स। अब इसमें क्या होता है, जब आपकी कोई नदी बह रही है, मान लो ये रिवर है, ये रिवर ऐसे बह रही है। अब इस रिवर के रास्ते में आपकी कोमल और कठोर चट्टान कुछ इस प्रकार की सिचुएशन में हो, यानी बिल्कुल सीधी ना होकर थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी। ठीक है, यानी ट्रांसवर्स फॉर्म कहते हैं इसे। क्या, कौन सी फॉर्म कहते हैं? ट्रांसवर्स फॉर्म, यानी हिंदी में कहते हैं भाई अनुप्रस्थ दिशा। ठीक है, अनुप्रस्थ दिशा या अनुप्रस्थ अवस्था। तो जब आपकी जो चट्टानें हैं इस प्रकार की स्ट्रक्चर में हो तो क्या होगा, मान लो भाई यहां पर आपकी कोमल चट्टानें हैं, यहां पर आपकी ये कठोर चट्टान है, ये फिर कोमल चट्टानें हैं, बिल्कुल मुलायम सी चट्टान है जो इजीली टूट जाएगी। ठीक है, ये आपकी कठोर चट्टानें हैं। तो रिवर क्या करेगी, रिवर यहां से बह के आ रही है तो वो इन कोमल चट्टानों को तो तोड़ देगी। ठीक है, इनको तो काट देगी। अब इनको काटेगी तो थोड़ा पानी जो है वो ऐसे नीचाई में जाएगा, और जब ये वाली कठोर चट्टान आती है इसको रिवर का पानी नहीं तोड़ पाता, तो ये बिल्कुल इस तरीके से बनी रहेगी और इसके ऊपर से पानी ऐसे बह के जाएगा, फिर इसको काट देगा पानी, है ना, इसको फिर पानी काट देगा, फिर ये एक आपकी सॉलिड रॉक आ गई तो इसके ऊपर से फिर ऐसे बहेगा, और फिर कोमल आ गई तो इसको फिर काटता हुआ चलेगा, और फिर इसके ऊपर से इस तरीके से चलेगा। तो पानी है ना कूदता सा हुआ दिखाई देता है ना। देखो पानी यहाँ से आया, फिर उसने जंप की, फिर यहाँ से बहा, फिर जंप की, फिर यहाँ से बहा, फिर जंप की। तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि नदी की कौन सी अवस्था में पानी कूदता सा प्रतीत होता है, तो यानी पानी जंप करता हुआ प्रतीत होता है, तो वो थी हमारी रैपिड फॉर्म, शिप्रिकाएं। समझ में आया? तो इसी फॉर्म को जब पानी कूदता सा प्रतीत हो, जब आपकी कोमल और कठोर चट्टानें ट्रांसवर्स स्टेज में हो या अनुप्रस्थ दिशा में हो, इस तरीके की सिचुएशन में हो, तब उसे कहते हैं शिप्रिकाएं। ठीक है, उस लैंड फॉर्म को क्या नाम देंगे हम? शिप्रिकाएं। ठीक है, तो ये आपको ये माना जाता है कि ये थोड़ी बहुत वाटरफॉल ही जैसी होती है, जैसे आपका वाटरफॉल था ना जलप्रपात, तो लगभग उसके जैसे ही इसे माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है नंबर 7। नंबर 7 इज इंटरलॉकिंग स्पर्श। हिंदी में बात करें तो गाइस इसे कहते हैं, कुछ पर्वत प्रक्षेप के नाम से जानी जाती है, पर्वत प्रक्षेप। कुछ नहीं होता इसमें भाई, रिवर है, मान लो यहाँ पर आपका एक पर्वत है, ये इसकी तली है, यहाँ पर एक पर्वत था, यहाँ पर एक पर्वत है, यहाँ पर एक पर्वत है, यहाँ पर एक पर्वत है, तो रिवर इनमें से जो बहेगी ऐसे इस तरीके से, फिर यहाँ चली गई, फिर वहां पर एक पर्वत है, फिर ऐसे चली गई, फिर यानी रिवर जब पर्वतों की तली को काटती हुई चलती है, या आपने आपको सबको पता है कि जो रिवर है पर्वतों की गोद से वो निकलती है, माउंटेन के बीच में से निकलकर, और उनकी तली में से बहती हुई चलती है। तो जब उनकी तली को काटती हुई चलती है तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनता है, जो लैंड फॉर्म बनता है, उसे कहते हैं पर्वत प्रक्षेप। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? पर्वत प्रक्षेप। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट आती है वही और लास्ट स्टेज है नदी के अपर्दन के द्वारा, नाम है वेदिकाएं। वेदिकाएं लास्ट है ये, और टेरेस भी कह सकते हैं इसे, रिवर टेरेस। तो जो वेदिकाएं होती हैं, यहाँ तक आते आते देखो नदी ने कितनी ज़्यादा आकृतियाँ बनाई, वी आकार की घाटी बनाई, गोर्ज बनाई, फिर कैनियंस बनाए, फिर भाई आपके पोर्ट होल्स बनाए, वाटरफॉल बनाए, ठीक है, इंटरलॉकिंग स्पर्स बनाए, और फिर वेदिकाएं। तो यहाँ तक आते आते नदी में थोड़ी बहुत पानी की मात्रा कम होने लगती है, पर इतनी ज़्यादा कम नहीं होती कि वो अपर्दन ना कर पाए, कर पाती है पर थोड़ी बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पर मान लो कोई रिवर ऐसे बहकर आ रही है, ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत पानी की मात्रा कम है, और अचानक से कोई और रिवर उसके अंदर अपना पानी डाल दी, ठीक है, अचानक से कोई और रिवर आकर उसमें मिल गई, तो ऐसी सिचुएशन में इस नदी के पानी में पानी की मात्रा अचानक बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? नदी का दोबारा पुनर्युवन, यानी नदी में दोबारा से यौवन आ जाना, यानी जवानी आ जाना, क्योंकि उसमें पानी की उतनी ही मात्रा होगी, और इस वजह से रिवर क्या करती है? इस स्टेज पर आकर
दोबारा से अपनी घाटी को काटने लग जाती है। ठीक है, वो उसकी पहले भी एक घाटी थी रिवर की। ठीक है, तो पहले वो जो घाटी थी वो इस तरीके की घाटी थी, पहले रिवर की इस तरीके से घाटी थी। रिवर आई, उसमें अचानक से दूसरी रिवर का पानी और आ गया, तो वो और अपनी घाटियों को काटने लग जाती है। तो इस वजह से क्या होता है गाइस, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ठीक है, नदी की घाटी में कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बन जाते हैं और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को कहते हैं वेदिकाएं। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, वेदिकाएं। तो ये था नदी का अपर्दन कार्य। रिवर्स के द्वारा कौन कौन से, अपर्दन के द्वारा कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, मैंने डिटेल में पढ़ा दिए हैं। और एक बात बताऊं, अपर्दन और परिवहन दोनों यहाँ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्योंकि अपर्दन के द्वारा जो लैंडफॉर्म बनते थे वो हमने पढ़ लिए हैं। परिवहन में आपके कोई लैंडफॉर्म नहीं बनता नदी के, क्यों, क्योंकि उसमें तो कंकर पत्थर अपने साथ बहा ले जाती है, किसी प्रकार के लैंडफॉर्म का रिवर निर्माण नहीं करती। अब लास्ट रहते हैं डिपोजिशन, यानी नदी के निक्षेपण क्रिया द्वारा बनी सतलाकृतियां, जो कि इसी वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको फुल डिटेल से करवाऊंगी। ठीक है, तो भाई ये मेरे YouTube चैनल का नाम है स्टडी विद दीपा सैनी। तो मेरे चैनल के साथ भी आप मैक्सिमम जुड़िए। इस चैनल पर भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन और ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज मिलेंगी, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेंगी। और जो स्टूडेंट पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो अचीवर्स एकेडमी ऐप आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर फुल सिलेबस फुल डिटेल से मैंने ही करवाया है, पीजीटी का भी और नेट ज्योग्राफी का भी। और पीजीटी में आपका DSSB, KVS, HSSC स्क्रीनिंग और अदर जितने भी आपके पीजीटी एग्जाम होते हैं जो ज्योग्राफी से रिलेटेड एग्जाम है, उस सब से रिलेटेड आपको कोर्स अवेलेबल अचीवर्स एकेडमी ऐप पर हो जाएगा। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इन सबको अच्छी तरीके से पढ़ना। सेकंड पार्ट तभी देखना बच्चे जब आपको ये फर्स्ट पार्ट पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।